हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आज आपका सेट नंबर 10th है जो कि दोपहर में नहीं आया था क्योंकि आपकी लुसेंट बुक का मैंने आपको पॉलिटी कराया था। सो इसीलिए जो है अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ सेट नंबर 10 और डेली आपका वही दोपहर में आएगा 2 बजे। ठीक है ना, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि आज जो है सेट में क्वेश्चंस कम हैं। आज क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर, उत्तराखंड और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? किसकी? पंख अभियान। तो पंख अभियान किससे रिलेटेड है? महिलाओं और कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? ये भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 है ना, 24/7 रमी सर्कल के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋतिक रोशन। होंडुरास की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? सो होंडुरास की पहली महिला प्रेसिडेंट शियोमारा कास्त्रो बनी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा करी है? सो क्रिप्टो करेंसी पर आपका सही आंसर होगा 30% का टैक्स लगाने की यहाँ पर घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा, चाइना। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 में किसने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है? सुमित भाले। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर यहां पर किसे चुना है? एनेक्सिटी को। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा? कोक बोरोक। सो कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर डी, त्रिपुरा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सो सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है इनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। कौन बनी है बच्चे? ज़ारा रदरफोर्ड। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक टैंक है ना, टैंक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो ये दिया गया है, ये मिला है लद्दाख को। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड जीता था और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह की बेटिंग रिट्रीट समारोह में से हटा दिया गया? तो किसको हटाया है? अबाइड विद मी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा कहां पर किया गया? बेटा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2021 में किस IIT संस्थान ने अपना स्थान, अपना पहला
स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? सो ये बना है आपका भारत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किस देश को सम्मानित किया गया है? सो करेक्ट आंसर डेनमार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन डी आपका उत्तर कोरिया यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स या एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? पी आश्रीजेस, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 और विश्व आर्द्रभूमि में भारत के कितने स्थल जो है शामिल हो चुके हैं? 75 रामसर साइट में अभी तक शामिल हो चुके हैं। सो 2022 कब मनाया गया है अगर आपसे पूछेगा, सो 22 का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी 2 फरवरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा, ऑप्शन सी। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने हैदराबाद में किया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? रशिया, भारत, जापान, अमेरिका। आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम किस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। सो बताओ भाई, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना, क्योंकि जो इसका परफेक्ट आंसर है वो कुछ और है, राइट। तो ऑप्शन में जो चीज है उससे नियरेस्ट आपको लगाना होगा। ऑप्शन ए 1399, ठीक। अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी क्या थी? अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी आपने पढ़ी थी और एक बच्चे का डाउट भी आया था उसमें। बेटा अगर आपने मेरी जो BS नेगी जी के 2nd एडिशन की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जो आपका जो ऑब्जेक्टिव थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर नहीं देखी तो उसे जाकर देखिएगा, आपको आंसर भी मिल जाएगा। और इसकी जो दूसरी राजधानी थी अशांति देव की वो थी रणचूलाकोट। पहली राजधानी कौन सी थी? जोशीमठ। दूसरी थी रणचूलाकोट, है ना। पहले मैंने आप लोगों को करा रखा है और दूसरी राजधानी क्या थी? रणचूलाकोट थी। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? ये कहते हैं प्रीतम देव को। नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर क्या कर लिया था? अधिकार। ये अधिकार कब किया था? सो करेक्ट आंसर होगा 4 का बी, 1191 में। अच्छा मुझे एक बात बताओगे बेटा, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार तो किया 1191 में, और पूरे भारत में 1191 में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोगों को। 1191 में क्या हुआ था? किस किस के बीच युद्ध हुआ? कौन हारा था? एनिशियन मिडवेल हिस्ट्री में चले जाओ, पता चल जाएगा, है ना। किस लेख के अनुसार 1323 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? तो कौन सा लेख कहता है? ये लेख है बालेश्वर ताम्रलेख, ऑप्शन ए।
अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? जो अस्कोट के ठकुराई शासक थे इन्हें क्या कहा जाता था? रजबार कहते थे। क्या कहते थे? रजबार। निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? अस्कोट, राजभुंगा किला जो कि चंपावत में है। किस वंश की स्थापना हुई थी इससे? है ना, चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई थी? चंद वंश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से रिलेटेड है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऑप्शन बी मोनाकोट ताम्रपत्र। किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? ऐसा कौन सा काव्य है जो जिसमें जो है चंद राजाओं की वंशावली को दिया गया है? मानोदय। ऑप्शन सी। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? वास्ते ताम्रपत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी जो है वो अल्मोड़ा बनाई गई थी? ऑप्शन डी चंद। क्या हो जाएगा? चंद। ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है? 13। काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? तो काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? चंपावत। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर है? चंद शासकों की पहली राजधानी या प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर है? चंपावती। निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा हुआ था? सोमचंद। चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक या शासक कौन था? ब्रह्मदेव। किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था? किसने बताया था? तो बद्रीदत्त पांडे ने भी, वॉल्टन ने भी, एटकिंसन ने भी। इसलिए आंसर होगा 18 का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? ब्रह्मदेव। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, किलेदारों की नियुक्ति करने वाला जो चंद शासक था वो कौन था? वो थे सोमचंद। मेहरा फरत्यालों को मंत्री और सेनापति किस चंद शासक ने बनवाया था? सोमचंद। ग्रामों में सयानों और बूढ़ों की नियुक्ति किस चंद शासक ने की थी? ऑप्शन ए सोमचंद ने ही किया था। नेक्स्ट है सोमचंद्र का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था? तो सोमचंद्र का जो उत्तराधिकारी चंद शासक था वो कौन था? आत्मचंद। कौन था बच्चे? आत्मचंद। निम्न में से रैका किसे कहा जाता है? निम्न में से रैका किसे कहा जाता है? रैका। तो डोटी राजाओं को क्या कहा जाता है? रैका। तीसरा चंद शासक कौन था? तीसरा चंद शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन सी पूर्णचंद। तीसरा चंद शासक पूर्णचंद था। सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना अनुमानित की होगी कब? 26। ऑप्शन ए 1020 ईस्वी से लेकर 1025। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। तीसरे चंद शासक पूर्णचंद का जो शासनकाल रहा है वो कब रहा है? 1066 से 1084। किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किए थे? इनका नाम है इंद्रचंद। ऑप्शन सी। निम्न में से चतुर्थ चंद शासक कौन था? चौथा चंद्र शासक कौन था? इंद्रचंद था। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसके अकॉर्डिंग इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का काम प्रारंभ किया था? एटकिंसन। ऑप्शन डी। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? ऑप्शन ए संसारचंद।
कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है? कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है? 32। कुमाऊं का विलासी राजा कहते हैं ऑप्शन बी वीणाचंद। किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? वीणाचंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? तो ये 1223 ईस्वी में। क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे? ऑप्शन सी 10। थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? चंद रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है? इन्होंने थोहर चंद को माना है, ऑप्शन बी। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? थोहर चंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? कल्याण चंद फर्स्ट, पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है वो कौन है? अभय चंद। चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद। इनका शासनकाल था कब से कब तक? 1365 से 1420। देखो इनके जो वैसे टाइम पीरियड है वो एग्जैक्ट तो क्योंकि अलग अलग क्योंकि विवादित रहता है, लेकिन हम लगभग में मान के चलते हैं कि 1365 से 1420 ईस्वी तक था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, गरुड़ ज्ञानचंद। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, गरुड़ के चंद शासक का राज चिन्ह था गरुड़? 44 सी ज्ञानचंद का। तो नेक्स्ट है आपका गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? गरुड़ ज्ञानचंद से। कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? भारतीय चंद। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये किया था भारती चंद ने। और उत्तराखंड जी का आज क्या है? डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का पहला पड़ाव कहाँ था? ये था कटकुनौला में। कहाँ था? कटकुनौला। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो ये उत्तराखंड के क्वेश्चंस आप लोगों के क्या हो गए हैं? कवर हो गए हैं। अब चलते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो भी क्वेश्चंस आपको अभी प्रोवाइड हो रहे हैं, और ऑथेंटिक बुकों से ही पढ़ना चाहिए। देखो BS नेगी जी की जो मैं प्रैक्टिस आपको करा रही थी उसमें एरर भी हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपके जैसे से बड़े बड़े एग्ज़ाम है SSC रेलवे के जो प्रीवियस ईयर है और NCERT जो है आप लोगों की, उसे मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ, तो मुझे लगता है बेटर है। और मैंने जितने एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है तो प्रैक्टिस सेट में आपके जो है प्रीवियस ईयर और NCERT से क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और 7300 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का है वो लुसेंट भी ऑथेंटिक बुक है, वो भी आप लोगों की चल रही है, तो बहुत अच्छा अभी जो है मुझे लग रहा है जा रहा है, और लेवल का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि BS ने की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बेसिक से क्वेश्चंस हैं। बाकी उत्तराखंड के लिए आप उसमें से कर सकते हैं। हिस्ट्री और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा सा उन्होंने बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? क्योंकि वो बच्चे अच्छे से जानते हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो जो नए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और वो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। मैं ये नहीं कहती मत पढ़िए, आप उसे भी पढ़िए, और अलग से जो आपके ये है लुसेंट है NCERT है उनको भी एक बार ज़रूर देखो।
भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो जो उत्तरी भाग है ना पश्चिमी तट का, महाराष्ट्र, ये वाला जो तट है इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण। ऑप्शन ए। अब बेटा यहाँ पर आता है आपका, ये आपका दमन से लेकर के गोवा तक का है। कोंकण तक कहाँ से? दमन से लेकर के गोवा तक के तक पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग। और पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग होता है ना आपका, मंगलुरु से लेकर, मान लो गोवा से नीचे वाला जो हिस्सा है तो उसे कहा जाता है केरल तट या फिर मालाबार का तट। तो केरल तट किसे कहते हैं आपका? मालाबार तट इसका दूसरा नाम है। या पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग को कहा जाता है। अब देखो, कृष्णा नदी से लेकर उत्तर, ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी तक का जो भूभाग है उसे कहा जाता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी सरकार कहा जाता है पूर्वी तट के उत्तरी भाग को। और यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के बीच का जो तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। जो बच्चे पहले से तैयारी करें उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो पाक आया है तो इसका मतलब जो ये मत समझ लेना कि पाक पाकिस्तान के साथ है ना। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, तो ये भारत को जो है, भारत के तमिलनाडु राज्य के, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य वाला जो भाग है एक जल संयोजी वाटर स्टेट है। तो याद रखना है ऑप्शन से, श्रीलंका इससे अलग होता है। बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से भी ये जोड़ता है। जो ये आपका क्या है, ये जो आपका है जलडमरू मध्य, ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, इस जलडमरू मध्य का नामकरण जो है ना वो किसके नाम पर हुआ है? ब्रिटिश शासन में मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पर हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से कौन जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य ही जोड़ता है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी नीचे ही आपको मैप में दिखेगी। तो वहीं पर जो है ना ये जलडमरू मध्य इन दोनों को जोड़ता है और किसे किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। ये कभी पूछ लेता है कि जोड़ता किसे किसे है, तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से। ठीक, बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, सेपरेट करता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो आप जानते हैं सियाचिन, अगर हम अपने, मैंने कई बार बताया है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, वो है आपका इंद्राकोल है, जो कि अब लद्दाख में है। लेकिन कभी कभी इंद्राकोल ना देके सियाचिन देता है। ठीक, तो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर जो विवाद है वो विवाद है भारत और पाकिस्तान को पाकिस्तान में, क्योंकि सियाचिन जो हिमनद या ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज में भारत पाक सीमा पर है। काराकोरम रेंज में ये है भारत पाक सीमा पर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ठंडा। ये जो ग्लेशियर है इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है। और इसी हिमनद में एक है रीमो हिमनद। रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है शोक, वो निकलती है। तो इसी जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, इसी सियाचिन हिमनद या ग्लेशियर में एक है रीमो हिमनद। ठीक है, इसी में एक रीमो हिमनद है जिससे सिंधु नदी तंत्र का एक नदी है सहायक श्योक। वो नदी कहाँ से निकलती है? श्योक नदी यहीं से निकलती है। ठीक, व्हीलर द्वीप का अन्य नाम क्या है? अब बेटा आपसे ये व्हीलर द्वीप अगर आपको पता है ना, व्हीलर द्वीप का अन्य नाम अगर आपसे पूछेगा तो इस द्वीप का नाम जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। इसका नया नाम ऑप्शन हो जाएगा सी। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और इसका नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का क्या हुआ है? नामकरण भारत की महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका है ना भारत के, ये जो द्वीप है ये भारत के पूर्वी तट से लगभग जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। और भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को क्या करता है? यहीं से ही डील करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच
कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कौन सा है? तो आपने सुना होगा तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहां पर पड़ता है एक बीच जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच है। इसका नाम है मरीना तट। मरीना तट कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई। भारत का सबसे लंबा है। इसकी जो लंबाई है वो है 13 किलोमीटर के आसपास है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो एकमात्र जो एक्टिव ज्वालामुखी बैरन कौन सा है एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप? तो वो बैरन द्वीप है जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? अंडमान द्वीप समूह में आता है। कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में। ये न केवल भारत का बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक भाग है। बैरन, अच्छा बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, जहां कोई नहीं रहता। इस द्वीप पर कोई भी मानव जो है वो बसाव नहीं करता है क्योंकि पता नहीं वो एक्टिव रहता है, सक्रिय है हमेशा, है ना। तो हो जाएगा। खैबर दर्रा कहाँ है? तो देखो भाई खैबर दर्रा जो है ये उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान जो है, मैदान के बीच में जो हिंदू श्रेणी है उसके सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में लोकेटेड है। ऑप्शन डी। अगर मान लो यहाँ पर अफगानिस्तान दे रखा है, यहाँ पाकिस्तान दे रखा है और यहाँ दे रखा है ए एंड डी बोथ, तब फिर आप क्या लगाएंगे? इसको लगाएंगे ए एंड डी दोनों। लेकिन जब आपका ऑप्शन में दोनों में दोनों दे देंगे तो मैम वहाँ पे फिर पाकिस्तान को तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा मिलेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो भारतीय इस दर्रे के माध्यम से क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच जो है आवागमन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलुज नदी घाटी में कौन सा दर्रा है? तो वो है आपका शिव किला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। और ये जो है हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत के नगारी से जोड़ता है और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से एक सरकरी घाटी से क्या होती है? प्रभावित होती है और तिब्बत से भारत में प्रवेश यहीं से होता है। इस प्रकार जो ये दर्रा है भारत, तिब्बत और चीन को क्या करता है? भारत, तिब्बत और चीन को जोड़ रहा है। और नाथुला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम में है और सिक्किम के नाथुला दर्रे के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। ठीक, सिपकिला। तो ये याद रखना है। जैलेपला दर्रा भी कहाँ पर है भाई? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसके लिए भी अगर हमें जाना है तो वो है नाथुला दर्रा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और दूसरा है लिपुलेख दर्रा। अब लिपुलेख तो है नहीं तो नाथुला ही होगा ना, क्योंकि हम लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड पिथौरागढ़ वाले से भी पा जाते हैं। तो नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जो है जोड़ता है और लिपुलेख दर्रा हिमाचल पर्वत श्रेणी में स्थित भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चाइना के मध्य क्या है? एक दर्रा है लिपुलेख। नेक्स्ट आप लोगों का, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है? डंकन पैसेज। सो डंकन पैसेज की अगर मैं बात करूं तो ये है बेटा दक्षिणी व लिटिल अंडमान, दक्षिणी एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक आपका क्या है? हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य क्या है? स्ट्रेट जल संधि है। ठीक है, तो याद रखना है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो ये आप लोगों ने आप बहुत अच्छे से याद करना है इसे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11। वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? वृहद हिमालय में स्थित ठंडा जो रेगिस्तान है वो है बच्चे आप लोगों का लद्दाख में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो यहीं पर होती है। क्षेत्र एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुना है ना? हेमिश नेशनल पार्क या हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, वो इसी रेगिस्तान में बसा हुआ है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट तो ये रखा गया है भारत की महान सर्वेक्षक के नाम पर। ऑप्शन हो जाएगा सी, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ऐसे रखा गया है। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और महासर्वेक्षक थे। 1865 में उन्होंने उन्हीं के नाम पर जो है इस पर्वत का क्या है, माउंट एवरेस्ट का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 13 है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर है? साल्टोरा पर्वतमाला की अगर बात करूं बच्चे, तो साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ पर है ना? तो ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी। कहाँ है ये? पाक अधिकृत कश्मीर में उसके गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र की सीमा पर एक सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण भाग में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में लोकेटेड है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में लोकेटेड, इसीलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी जानते हैं। तो साल्टोरा पर्वतमाला पूछ लेगा कि इनमें से किसी जो है काराकोरम की हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे मैम साल्टोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है हमारी अरावली। अरावली है, कौन सी है? अरावली। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक, ये जो श्रेणी है एवरेजन 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है 1722 मीटर, और किसके पास में है? माउंट आबू के पास में है। अब ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, और ये पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली, तो गुजरात राजस्थान दिल्ली में फैली हुई है 800 किलोमीटर की लंबाई में। दिल्ली में रायसीना पहाड़ी जो है ना, जिस पर राष्ट्रपति भवन है, वो इसी पर्वत श्रेणी का क्या है? विस्तार है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, तो आपको याद रखना है दिल्ली में रायसीना पहाड़ी जो है, जो अरावली का ही क्या है? पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक, तो रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना है, और रायसीना आपका एक समिट कॉन्फ्रेंस भी होती है अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये हमारी कहाँ पर है? अगर आपको स्टेट पता है ना, नागा नागालैंड, खासी और गारो जयंतिया मेघालय में है। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि मैम ये तो पूर्वांचल पर्वतमाला हो गई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में लोकेटेड है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में है? अराकानियोमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल। सो आप यहाँ पर जानते हैं कि आपकी जो पीर पंजाल श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में क्या है? इसका विस्तार है। ऑप्शन डी पीर पंजाल होगा। ठीक है, अराकन योमा की मैं बात करूं तो ये म्यांमार में है। सॉल्ट रेंज की बात करूं तो ये पाकिस्तान में है। सुलेमान की बात करूं तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉल पर्वतमाला किस राज्य में है? बेटा मैकॉल पर्वतमाला की अगर मैं बात करूं तो मैकॉल पर्वतमाला आप लोगों की कहाँ पर है? कि मैम मैकॉल पर्वतमाला तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी। और इसी पर्वत श्रेणी में जो सर्वोच्च शिखर अमरकंटक का नाम सुना है ना, जो 1036 मीटर की हाइट पर है अमरकंटक, वो इसी सर्वोच्च शिखर पर है। किस पर? मैकॉल पर्वतमाला पर। सोन, नर्मदा और महानदी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कौन है? अमरकंटक पहाड़ी ही है। ठीक है ना। सोन गंगा की क्या है? प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। और नर्मदा और महानदी तो आप जानते ही, आपसे पूछेगा कि सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? मैकाल पर्वत का। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में है। कौन पर्वत? मैकाल है। अब मुझे ये बताओ कि अमरकंटक कहाँ है? फटाफट कमेंट करके। अमरकंटक, एक बात बताओ भी,
नर्मदा, सोन, महानदी, इनका उद्गम कहाँ किस राज्य से होता है? अगर मैं ये दे दूं ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश होगा तब है। तो मुझे जरूर बताना, आप लोग हिंट देते हुए जा रही हूँ मैं आप लोगों को। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में? नल्ला मल्ला की पहाड़ियां तो ये आप लोगों का नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का क्या है? पूर्वी विस्तार, जो आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, नेल्लौर, गुंटूर, प्रकाशम, कुड़प्पा और चित्तूर, तेलंगाना, महबूब नगर, नलगोंडा राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। और भैरानी कोडा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्या है? शिखर है। ठीक, कौन सा? आपका भैरानी कोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग हैं इसे क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछेगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, कहते हैं ना। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भाग है, इसे कोरोमंडल कहते हैं। और इसी सघन तटीय क्षेत्र के जो उप विभाग किए जा सकते हैं, इसे उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान, तमिलनाडु का मैदान, अगर इसे बांटोगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है भाई? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप जानते हैं वो है हमारा केटू। ठीक है, केटू ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पर ध्यान रखना है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और ये पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी हाइट मीटर में है 8,611 मीटर है। अगर केटू ऑप्शन में नहीं हुआ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बदल दूं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कि भारत में स्थित है, तो वो है कंचनजंगा, भारत की, क्योंकि जो आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन है वो पीओके में है। हालांकि इंडियन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो पीओके है वो पूरा इंडिया में दिखाया गया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, सिंपली ऐसा क्वेश्चन मिला है और वहाँ केटू गॉडविन ऑस्टिन दे रखा है, तो ठीक है तब आप इसे टिक कर देंगे। और नहीं दे रखा है वहां पर और कंचनजंगा दे रखा है, फिर कंचनजंगा टिक करेंगे, और कंचनजंगा भी नहीं है फिर नंदा देवी को टिक करेंगे, राइट। और आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कि भारत में ही लोकेटेड है, तो वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना, कंचनजंगा भी जो है कहीं ना कहीं नेपाल को टच करती है, उसके बॉर्डर पर है। अगर मान लो केटू गॉडविन ऑस्टिन भी नहीं है, कंचनजंगा भी ऑप्शन में नहीं है, मैं यहाँ कामेट लिख दूं, यहाँ पर कोई और पर्वत लिख दूं, तो तब कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? नंदा देवी। तो ऑप्शन को देखकर और क्वेश्चन को देखकर आंसर करना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में लोकेटेड है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में लोकेटेड है? तो माजुली विश्व का जो देखो, माजुली जो है आप जानते हैं, माजुली नदी, माजुली एक द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और इस द्वीप का जो कुल एरिया है वो है 1250 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। ठीक है, और माजुली जो है ये आर्द्र भूमि वेटलैंड की श्रेणी में भी शामिल है, पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट है। तो ये सही आंसर होगा आपका असम, ऑप्शन बी। मुझे ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है ना, मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगी। आपको अगर हार्ड लग रहा है तो उसे भी इजी किया जा सकता है। सरक्रिक कहाँ पर है? सरक्रिक, तो बेटा मैंने एक बार आपको बताया था कि आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में गुहार मोती है, गुजरात का गुहार मोती पश्चिमी बिंदु है, लेकिन कभी कभी वो पश्चिमी बिंदु नहीं देता और ऑप्शन में सरक्रिक मिलता है। तो फिर आपने, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे कि यार मैम ने तो बताया था गुहार मोती, गुहार मोती तो ऑप्शन में है नहीं। अरे मैम ये भी तो बता रही है ना कि सरक्रिक भी तो है, कभी कभी वो सरक्रिक देता है, तब आपको याद रखना है कि सर अगर गुहार मोती नहीं है तब आप सरक्रिक को वहां पर टिक करेंगे। ठीक है ना, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर है ये। ठीक, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। सरक्रिक जो है ना, ये एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है, और गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से क्या करता है? अलग करता है। और ज्वार भाटा की जो अधिक आवृत्ति और उसके इफेक्ट से ये भूभाग जो रहता है ना, जलमग्न रहता है, पानी से भरा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अराकनयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कहाँ पर है? अराकनयोमा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, अराकनयोमा जो है वो किसका भाग है? ऑप्शन बी म्यांमार का भाग है। किसका भाग है? म्यांमार, आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट, और ये जो आपका इसका विस्तार है, ये पूछा जाता है कि अराकनयोमा का जो विस्तार है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में है? तो असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा कौन सी पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है? तब भी आपका आंसर अराकनयोमा। निम्न हिमालय और डैश डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमालय और किसके बीच? शिवालिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अरब अरब सागर के जो द्वीप है, द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो इसका छोटे छोटे द्वीप समूह है तो इन्हें कहा जाता है मिनिकॉय, और ये है आप लोगों के दक्षिणी। कहाँ है? अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग? दक्षिणी। दक्षिणी भाग में जो छोटे छोटे द्वीप है इन्हें कहते हैं अरब सागर में स्थित मिनिकॉय। इसका स्थानीय नाम क्या माना जाता है? मलिक भी इसे कहते हैं, किसे? मिनिकॉय को। भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में है ये स्थित एक एटॉल प्रवाल द्वीप है, और यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस लोकेटेड है। तो लाइट हाउस कहाँ पर है या मौसम वेधशाला कहाँ पर है आपसे पूछेगा, तो वो यहीं पर ही लोकेटेड है। कहाँ पर? सबसे दक्षिण में स्थित एटॉल यानी कि प्रवाल द्वीप है। डैश डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला जाता है। दिहांग दिहांग महाखंड। कौन सा? दिहांग महाखंड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों का जो मिलन होता है ना, वो आप लोगों का होता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में इस श्रेणी का विस्तार है। इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी का आपको यहाँ पर सही आंसर होगा। और इस श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है दुद्दा बेटा, 2637 मीटर की, जो कि तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश डैश के नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से। किसे जानते हैं? सतलुज और काली नदियों वाला जो है ये है कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 29 यहाँ पर देखेंगे, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को डैश डैश हिमालय कहा जाता है? कौन सा हिमालय कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। कौन सा कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? तो बेटा सह्याद्री पर्वतमाला की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आपका जो है पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो पश्चिमी घाट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को मैंने बताया था क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? देखो अगर यहाँ पर पूछता है कि जोजिला दर्रा कौन सी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है, और ऑप्शन में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों मिलता है, तो फिर आप लद्दाख को टिक करेंगे। लेकिन वर्तमान मैप के अकॉर्डिंग ये लद्दाख में, और जब लद्दाख नहीं है और जम्मू कश्मीर ही है, फिर जम्मू कश्मीर ही आपके पास ऑप्शन बनता है चॉइस के लिए। तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है आपसे पूछा है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, और शीत ऋतु में ये जो दर्रा है ये आवागमन के लिए बंद हो जाता है। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तैथिस सागर आपने पढ़ा होगा, तैथिस, ऑप्शन सी है ना, तैथिस सन्नति आपने पढ़ी होगी। कुल्लू घाटी किसके मध्य में है? कुल्लू घाटी, तो आप जानते हैं कि जो कुल्लू घाटी है वो आपकी
लद्दाख और पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके मध्य में लोकेटेड है। और हिमाचल का एक जिला है, हिमाचल प्रदेश का, जो व्यास नदी घाटी में लोकेटेड है और इसी घाटी में सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक, माउंट सैडल है, माउंट सैडल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर 36, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित? ऑप्शन बी कम होता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन की जो ऊंचाई है वो पश्चिमी हिमालय में क्या है, मान कम है। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चाइना का भाग है? तो अक्साई चीन का जो भाग है वो है आपका तो ये है आपका लद्दाख पठार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के क्या क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है देखो, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और ये आपका अद्वैतवाद पर आधारित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1828 कलकत्ता में ब्रह्म समाज की उपाधि दी। और अकबर जो सेकंड था मुगल शासक, उन्होंने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो देखो, जो प्रार्थना समाज है, ठीक है ना, प्रार्थना समाज की बात करूं तो इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना हुई और पांडुरंग इसके संस्थापक ही माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने गठित किया था 1875 में। और ये कहाँ पर है? ये आपका बम्बई में है। आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात थे किसके लिए? तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और ये जो थे ना उसके अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने स्थापना नहीं करी थी, स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, लेकिन ये इसके क्या थे? प्रमुख सदस्य थे। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? इनका नाम है बहराम जी SM मालाबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन मुकुंद राव पाटिल थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो भाई, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10, राजा पिछड़े, हाँ, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज गठित किया था, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को गठित किया था, ये भी सही है।
एंड स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का गठन किया था, वो भी सही है। महादेव गोविंद रनाडे ने थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन किया था, नहीं, है ना, महादेव ने नहीं करा था, बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे ये। राजा राम मोहन राय जो कि प्रार्थना समाज, राजा ने ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य ने जो है आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आप मुझे फटाफट ये बताओ कि थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन, क्योंकि महादेव रनाडे जो हैं वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, तो मुझे बताओ कि किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया है? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? करते हैं तो मैं उन्हें कभी क्या है, भगवान नहीं मानूंगा। ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला है ब्लॉत्स्की, उन्होंने अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे कर्नल अलकार्ट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके जो संस्थापक हैं वो भारत में जनवरी में 1879 में पहुंचे और उन्होंने 1882 में मद्रास के पास अड़ियार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसके जो प्रतिनिधि थे उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि पूर्व हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं, इसकी जो स्थापना है 1897 में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त जिनका जो है पहला नाम था बचपन में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी? इन्होंने सबसे पहली संस्था जो थी वो थी आत्मीय सभा, जिसका गठन उन्होंने 1840 to 15 में किया था, ठीक है ना। एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना इन्होंने शुरू किया था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने 1839 में राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए क्या किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। कब किया? 1839 में किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलेगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।